खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर से। अखिलेश यादव ने अपने खास अंदाज में कहा है कि बीजेपी खानदान में लड़ाई करवाती है, हम किसी के घर में झगड़ा नहीं करवाते। तो ये बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। ये परिवार में झगड़ा नहीं कराएंगे हम किसी के। ये कानूनी है, वो अपने कानूनी उसमें करें। जहां बड़ी इंडस्ट्री का सपना हम लोग देखते हैं, लेकिन अगर हम छोटी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करें, मुझे खुशी इस बात की। और मैं बता सकता हूं कि जब आप घोषणा पत्र हमारा देखेंगे तो एमएसएमईज को कैसे हम बढ़ाएं और बढ़ावा दें उस इंडस्ट्री को जो एग्जिस्टिंग है, उसके लिए बड़े पैमाने पर राहत और सहूलियत का पैकेज लेकर के आएंगे। नहीं, अब टेबल टॉक का समय खत्म हो गया। अब केवल दरवाजा खटखटाने का समय है। हमें उम्मीद है कि उनका सहयोग और समर्थन मिलेगा। 5 साल जो अपमान झेला उन्होंने, जो धोखा खाया, उसके खिलाफ खड़े हों, इस सरकार को हटाएं। अभी तक जो आंकड़ा निकाले हैं वही बात कह रहे हैं जो हम अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात कर करके कह रहे हैं। कल को जब करने का वक्त आएगा तो कर सकें, उन्हीं बातों को हम आपके बीच में रख रहे हैं। और 300 यूनिट संभव है। जब समाजवादी सरकार में 12 से लेकर के 17 तक जो बिजली बनाने का काम हुआ तो दुगना हुआ। 12 से 17 तक बिजली उत्पादन का काम दुगना हुआ है। और न केवल दुगना हुआ बल्कि बिजली विभाग का स्ट्रेंथनिंग की गई इंफ्रास्ट्रक्चर की। और सबसे ज्यादा अगर बिजली विभाग को बजट किसी ने दिया तो समाजवादी सरकार ने। इसलिए संभव है कि ये काम किए जा सकते हैं। वही काम कहे जा रहे हैं, मैनिफेस्टो में शामिल हो रहे हैं, जिनके बारे में कहीं ना कहीं हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया है, उनको शामिल करना है। जिसको तेज दौड़ना है वो पहले कदम पीछे ही रखता है, एक पीछे एक आगे होता है। वो कभी दौड़े ही नहीं। लुंगी पहनने वाले कैसे दौड़ेंगे? तेमद पहनने वाले कैसे दौड़ेंगे? दूसरों को बुरा भला कहते हैं, उस ड्रेस में दौड़ लेंगे वो क्या? वो कुछ नहीं कह रहे हैं। उनसे ज्यादा मुकदमे किस पे थे? मैंने आपसे कहा सीएम और डिप्टी सीएम पे जितने मुकदमे हैं इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं है। बताओ है कि नहीं? तुम ही बता दो हमें। क्या दौड़ेंगे वो हम लोगों से? पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी और मैं आदरणीय लव कुश मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए। वो पूर्व में एमएलसी भी रहे हैं। झांसी इलाहाबाद शिक्षक क्षेत्र में 12 वर्ष तक एमएलसी रहे। उनके आने से हमारे पार्टी का संगठन और पार्टी के हमारे लोगों को बहुत मजबूती मिलेगी। हमें उम्मीद है उनका। तो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। अहम खबर, शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात मामले में पहली सजा सुनाई गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिनेश यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। लूट और आगजनी के केस में दिनेश यादव को 5 साल की ये सजा सुनाई गई है। दिल्ली के गोकुलपुरी के भगीरथी विहार में 70 साल खातून के घर में लूटपाट की गई थी।
महाराष्ट्र में तालीमी सरगर्मियों का आगाज 24 जनवरी से हो जाएगा। वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि तालीमी सरगर्मियां शुरू करने से मुताल्लिक टास्क फोर्स और माहिरीन तालीम की तजवीज़ से वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इत्तिफाक किया। वर्षा गायकवाड़ के मुताबिक रियासत में कोरोना की सूरत हाल हर जिले में मुख्तलिफ है। मकामी इंतजामिया ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेगी। इसके लिए उसे बच्चों की सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ गार्जियन यानी सरपरस्तों की रजामंदी को भी पेश नज़र रखना होगा। हमारी बात हो रही थी और उसी के साथ साथ जो है वो पेरेंट्स एसोसिएशन और समाज माध्यम के माध्यम से लगातार हमारे पास एक मांग आ रही थी कि स्कूल को शुरू करना चाहिए और उसका निर्णय जैसे मैंने आपको कल बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमने फाइल भेजी थी जिसमें हमने उनसे ये विनती की थी, क्योंकि सीओ और अधिकारियों से बात करने के बाद उनका एक प्रस्ताव आया था कि ये जो स्कूल का निर्णय है शुरू करने का, ये स्थानिक लेवल पे अधिकार दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे अलग अलग परिस्थितियां हैं। और ऐसे समय में ये फाइल हमने कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास भेजी थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सम्मति दी है। और मंडे 24 से जो है वो स्कूल शुरू हो रहे हैं, 1 से 12वीं तक, और प्री प्राइमरी स्कूल का भी शुरू करने का निर्णय हमने लिया है। लेकिन ये निर्णय लेते वक्त हमने जैसा कहा था पहले भी कि पूरी तरह से एसओपीज का पालन किया जाएगा। जो प्रोटोकॉल कोविड-19 के माध्यम से दिए गए हैं उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा और स्थानिक परिस्थिति को मॉनिटरिंग करके सबको कंसर्न लेके ही ये स्कूल शुरू करने का निर्णय वहां पे लिया जाएगा। और इसमें ये करते वक्त पूरी तरह से ये ध्यान देना होगा कि बच्चों की हेल्थ और बच्चों की सेफ्टी हमारी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी। और इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हम बहुत सारी चीजों का वो है पढ़ाई करके ही निर्णय ले रहे हैं। जब संख्या और सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी का। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, एक जानिब जहां लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी जानिब स्कूलों को खोलने की कवायद भी शुरू की जा रही है। किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है अभी? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में जो कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े थे, लेकिन कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि कुछ गिरावट ज़रूर आई है। पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से, कई यूनियन की तरफ से लगातार ये मांग उठने लगी है कि बच्चों के जो स्कूल है शुरू किए जाएं, क्योंकि कई दूसरे जो स्कूल्स के अलावा जो घर है या फिर काम करने की जगह है या फिर शॉप्स है वो तो खुले हुए हैं। तो ऐसे वक्त में बच्चों के एजुकेशन से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, इसलिए कि लगातार प्रेशर सरकार पर बनाया जा रहा था। तो एक दिन पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे के पास इस तरह के प्रस्ताव गए थे, जहां पे उन्होंने साफ तौर पे इस बात का उल्लेख किया गया था कि जिन जिन इलाकों में जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनकी जो संख्या अगर कम होती है तो जो स्थानिक लेवल पे प्रशासन है वो उस पर निर्णय ले सकता है। यानी कि अगर मुंबई में ज़्यादा कोविड के पेशेंट मिल रहे हैं तो हो सकता है मुंबई में स्कूल बंद रखें। थाने में अगर पेशेंट्स कम मिलते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन चाहे तो वहाँ पे वो स्कूल खोल सकता है। तो स्थानिक लेवल पे इस पूरे मामले को रद्द अमल करने का फैसला लिया गया है। आज कैबिनेट की बैठक है 3:30 बजे, इस पर पूरी तरीके से मुहर लग जाएगी और 24 तारीख से बाकायदा मुंबई, महाराष्ट्र में कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पे स्कूल खुले हो सकते हैं, इस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी उठता है कि जिस तरह से कोविड के नंबर्स बढ़े थे, इस बाकायदा इससे कई विधायक, 70 से ज़्यादा विधायक थे और 13 से ज़्यादा मंत्री थे जो इससे पीड़ित हुए थे। और हर दिन महाराष्ट्र में अब भी 40,000 से ज़्यादा पेशेंट्स सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद इस तरह का निर्णय लिया गया है। भले ही सुरक्षा की बात की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा अब भी महाराष्ट्र में इससे लेकर दिखाई दे रहा है। जी वसीम, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, मुंबई पुलिस ने कोविड वैक्सीन के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह उन लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर देता था जिन्होंने वैक्सीन की कोई डोज ली ही नहीं। फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए गिरोह 1500 रुपये लेता था। मुंबई पुई को खुफिया जराए से इस गिरोह की सरगर्मियों का पता चला था। पुलिस की टीम ने बीएमसी की टीम के साथ मिलकर गोरेगांव इलाके में छापा मारकर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वायरस की पहली, दूसरी और अब तीसरी लहर बरकरार है। तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका है। इस बीच लाखों अफराद लुक़्मा अजल हो गए हैं, करोड़ों अफराद मुतासिर हुए, हजारों डॉक्टर्स की जान चली गई, सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स जाबहक हो गए। लेकिन अब भी कोरोना वैक्सीन के हवाले से लोगों में बेदारी देखी ही नहीं जा रही। अब भी लोग हेल्थ वर्करों से कोसों दूर भाग रहे हैं।
बलिया जिले के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें एक गांव वाला और एक मल्लाह कोरोना वैक्सीन के खौफ से ऐसे भागे कि गोया कोरोना का टीका नहीं बल्कि मौत का पैगाम लिए कोई फरिश्ता उनके पास हेल्थ वर्कर की सूरत में पहुंचा हो। एक शख्स ने तो फिर भी थोड़ी सी मज़ामत के बाद कोरोना टीका लगवा लिया, लेकिन मल्लाह ने हेल्थ वर्करों पर हमला कर दिया। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद उसने ये यकीन दहानी कराई कि वो बाद में कोरोना का टीका लेगा। सवाल यही है कि ऐसी सूरत में आखिर कोरोना के खिलाफ हम जंग कैसे जीतेंगे। अहम खबर, ममता बनर्जी के करीबी एसके सुफियान को गिरफ्तारी से अबूरी राहत। दरअसल चुनाव के बाद तशद्दुद में एक बीजेपी कारकुन के कत्ल से मामले से जुड़ा है ये। 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर अब अगली समाअत होगी। आपको बताएं कि नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट थे सुफियान। तो अहम खबर, ममता बनर्जी के करीबी एसके सुफियान को गिरफ्तारी से अबूरी राहत मिल गई है। चुनाव के बाद तशद्दुद में एक बीजेपी कारकुन के कत्ल का मामला है ये। नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट थे सुफियान। अब 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली समाअत होगी। वकीलों के जरिए लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को बंद करने को लेकर वजीर दाखिला और डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम देने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि इंदौर के सभी थानों में मकामी लोगों के साथ मिलकर कुछ हिंदू तंजीमों ने शहर के सभी थानों में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को बंद करने को लेकर तहरीक शुरू कर दी। हिंदू तंजीमों के जरिए लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को सूती आलूदगी बताते हुए जहां बंद करने का मुतालबा किया गया, वहीं उन्होंने अवामी बेदारी को लेकर पूरे इंदौर में तहरीक भी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा ने हिंदू तंजीमों के इल्ज़ाम को खारिज करते हुए इसे महज शरारत से ताबीर किया। भोपाल का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार देख रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसी बातें उठाई जा रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ शर फैलाने के लिहाज से ही उठाई जा रही हैं। अब ये नया मामला क्या है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। है ना, पहला ये मामला जो है भोपाल के रुकन पार्लियामेंट साधी प्रज्ञा के जरिए आवाज़ उठाई गई कि आज़ान से जो है लोगों को खलल पड़ता है। फिर इंदौर के वकीलों के जरिए आवाज़ उठाई गई। अब जो है हिंदू तंजीमों के जरिए मुकामी लोगों से मिलकर जो है ये सारे थानों में एप्लीकेशन दी जा रही है कि आज़ान जो लाउड स्पीकर पर होती है उससे ध्वनि प्रदूषण यानी श्रोती आलूदगी हो रही है और इसको बंद किया जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा के साथ हाजी हारून साहब मौजूद। हाजी साहब, जो इस मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि तंजीमों का कहना है कि इससे जो है ध्वनि प्रदूषण यानी श्रोती आलूदगी फैलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर कुछ तंजीमें, कुछ दल खुद साख्ता पुलिस बने हुए हैं और आए दिन दादागिरी और गुंडागिर्दी करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं। पिछले दिनों ये भी हुआ कि गौकुशी के नाम पर लोगों को ज़ोत को किया गया। कोई गाय और भैंस और जानवर खरीदता है तो बेचने वाले से और ख़रीदने वाले से भी पैसों की वसूली करते हैं, दलाली करते हैं। इसी तरह दिवाली के मौके पर कोई पटाखे में अगर कोई तस्वीर किसी देवी देवता की आ जाती है तो गरीब दुकानदारों को मारते पीटते हैं। सवाल ये होता है कि ये सब चीज़ें जो है ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, भारत सरकार की और सूबाई सरकारों की जिम्मेदारी है कि कैसा माल बनेगा, कैसा बेचा जाएगा, पतंग की डोर कहाँ से आएगी, कहाँ से नहीं आएगी, कैसे बेची जाएगी। लेकिन ये खुद साख्ता दलाल लोग हर मामले में कूद जाते हैं। जिस तरह से अजान का मामला है, भाई अजान तो हर मस्जिद में होती है, होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अब रहा सवाल लाउड स्पीकर का, तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तो सारे ही लोग करते हैं, सारे धर्म के लोग करते हैं, सारे नेता लोग करते हैं, वजीर आजम करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं और तमाम मजहब के जो इदारे हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं और जो भी मजहबी इदारे हैं, शादी ब्याह ढल नमाडम सब पूरे मुल्क में होती रहती है। अगर इसको अच्छे से देखोगे तो भाई मुल्क में सब होता है और इसका एंजॉय करते हैं लोग, मजा लेते हैं।
और ऐसा नहीं है कि एक सोती आलूदगी की बात हो नहीं, प्रदूषण की बात की जा रही है। सोती आलूदगी की बात नहीं है। सोती आलूदगी तो डीजे जो बहुत बजते हैं और इतनी जोर से बजते हैं वो डीजे पूरे सूबे में कि घर की खिड़कियां और दीवारें तक हिलती रहती हैं, लेकिन उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। मेरा ये कहना है कि ये इस तरह के इनको किसी ने हक दे दिया। सरकार एक कानून बनाए, पूरा मुल्क एक कानून बनाए, और वो कानून सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं होगा, वो मंदिरों के लिए भी होगा, गुरुद्वारों के लिए भी होगा, और जितने धार्मिक सम्मेलन होते हैं या सियासी सम्मेलन होते हैं, बारातों के लिए भी होगा, सबके लिए होगा। सिर्फ मस्जिदों को टारगेट बनाना और गुंडागर्दी फैलाना, अक़लियतों को हिरासा करना, उनको डराना धमकाना, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। हम मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से मांग करते हैं कि अक़लियतों को जो लोग हिरासा करते हैं उनको वो रोकें। ये हमारे लिए नहीं, कल उनके लिए सरदर्द बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सबका साथ और सबके विकास की बात करती है, यकीनन सरकार सबकी होती है, सरकारें मेरी भी हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की हो या मरकज में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वजीर आजम और वजीर आला जो होता है वो सबका होता है। वो मेरे भी वजीर आला हैं, वो मस्जिदों के भी वजीर आला हैं, मंदिरों के भी वजीर आला हैं। इनको रोका जाना चाहिए, और इनको इस तरह की कार्रवाई करने से नहीं रोका जाएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी और हुकूमत के लिए चैलेंज बनेंगे। तो इन पर, और ये चंद लोग तो एक मामूली सा कलर का कपड़ा गले में डालकर अपने आप को पुलिस का रोल अदा करते हैं और जगह जगह डराते धमकाते हैं। इनको रोका जाना चाहिए, मेरी यही मांग है। का कहना है कि ये जो चंद लोग हैं, हुकूमत को उस पर जो कानून बनाना चाहिए ताकि इस तरह की अगर सोती आलूदगी कहीं पर हो रही है तो सिर्फ मस्जिदें नहीं, जितने भी इदारे हैं सब पर उसका इतलाक होना चाहिए। जी मेहताब, आपका और आपके साथ जो खास मेहमान थे उनका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अहम खबर उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से आपको दे दें, जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल ये लिस्ट जारी की है। तो उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात से जुड़ी अहम खबर, जहां बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी की है। आपको बताएं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। तो अहम खबर उत्तराखंड से, जहां बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है, और सबसे अहम ये कि वज़ीर आला यानी सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। कौमी राजधानी दिल्ली समेत शुमाली हिंद में शदीद ठंड पड़ रही है। बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के सबब मामूलात ज़िंदगी मुतासिर है। हालांकि लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के सहारे भी ले रहे हैं। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी से फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। 23 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। उधर मैदानी इलाकों यानी कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मगरबी यूपी, शुमाली राजस्थान में 21 से 23 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। ट्रेन खिदमात बुरी तरह से मुतासिर है। 13 ट्रेनों को या तो आज वो ताख़ीर से चल रही हैं, कुछ ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया है। परवाज़ों पर भी ठंड का और कोहरे का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। सुबह और शाम के मुकाबले दिन में तेज सर्दी ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चल रही है। और बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो पिछले 7 दिनों से शीतलहर ने दिल्ली के लोगों को परेशान कर रखा है। और विजिबिलिटी अगर आप देखें तो यहाँ पर विजिबिलिटी भी बेहद कम है। और जो लोग गाड़ियों से अपने ऑफिस जाते हैं या जरूरी काम के लिए जाते हैं, उन्हें भी गाड़ियों की रेड लाइट जलाकर ही सड़कों पर जाना पड़ रहा है और गाड़ियों की रफ्तार भी बेहद धीमी है। और बात अगर विजिबिलिटी की करें तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरी तरफ से फॉग ने दिल्ली को घेरा हुआ है। अक्षरधाम का जो मंदिर है उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसके चलते वो भी साफ तौर से दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी है और मौसम विभाग की संभावना है कि 23 तारीख तक बारिश हो सकती है, जिसके चलते यहाँ पर और ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी और जो न्यूनतम पारा है वो भी 2 से 3 डिग्री जा सकता है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। घरों में जो लोग हैं वो हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोटे कपड़े पहनकर ही लोग जरूरी कामों के लिए निकल रहे हैं।
तो पूरी तरीके से अगर हम देखें तो देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों फॉग से घिरी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस को मुतनब्बे किया है कि यूक्रेन पर जारहियत की सूरत में उसे संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। अपनी हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन की सरहद पर रूसी अफवाज की तैनाती पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को तशवीश लाहक है। उन्होंने कहा कि इस तनाज़े के हल के लिए रूस के पास 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता सिफारतकारी का है, दूसरा तसादुम का। अब ये रूस पर मुनहसर है कि वो रास्ता कौन सा इख्तियार करता है। इस साल पहले मीडिया खिताब में जो बाइडेन ने कोरोना, अफगानिस्तान से इनखला, रोजगार के रिकॉर्ड मौके पैदा करने और वोटिंग पर कानून साजी जैसे मुद्दों का अहाता किया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्सार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकरण के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।